नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 हिंदी वसंत भाग 3 का अगला पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। प्रस्तुत पाठ जो है वो अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा हुआ है, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1965 में हुआ है, जो कि गोंडा कुंवर जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। तो चलिए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ प्रवेश यानी पाठ में हमें लेखक ने क्या बताया है यह एक बार जान लेते हैं। तो देखिए, अरविंद कुमार जी अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की मतलब दुनिया के बारे में बात करना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियाँ और पत्रों की दुनिया अनोखी है। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है, कुरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ कहीं पीछे खो गई है, लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकिया का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर ताज़ा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने चिट्ठियों की महत्वता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह चिट्ठियाँ होती थी। तो देखिए, आपको समझ में आया होगा। अभी बच्चों, आपने तो चिट्ठियाँ कभी देखी नहीं होंगी, पढ़ी नहीं होंगी। जैसे कि पुराने ज़माने में यानी आपके मम्मी पापा जब छोटे होंगे, उस ज़माने में, उस टाइम की बात है, तब मोबाइल फ़ोन, एसएमएस, व्हाट्सएप ये सब चीज़ें नहीं थी। उस समय चिट्ठियों से एक दूसरे को संदेशा पहुंचाया जाया करता था और लोग वो चिट्ठियाँ संभाल कर रखते थे। यानी कि जब भी कभी हमें याद आए तो वो चिट्ठियाँ पढ़कर उन यादों को हम ताज़ा कर सकते थे। देखिए, पाठ का सार एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे कि लेखक पत्र की महत्ता बताते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के आसपास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा ज़रूर लेता है। वे कहते हैं कि इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग है। तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागद, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में कडित कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र सहेज कर रखे हैं। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या बता रहे हैं लेखक कि जैसे कि पत्र कितने महत्वपूर्ण है, उनकी महत्ता वो बता रहे हैं इस पाठ में हमें। और पत्र को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसी प्रकार उन्होंने यह बातें बताते हुए कहा है कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं, अपितु एक कला मानी गई है। इसके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। जैसे कि हमें पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम में पत्र ये एक घटक होता है, ये एक टॉपिक होता है जो हम एग्ज़ाम में, परीक्षा में लिखते हैं। जो हमें कंपलसरी एक टॉपिक रहता है लेटर का यानी पत्र का। मराठी में रहता है, हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में, मतलब हर एक भाषा में हमें पत्र कैसे लिखना है ये एग्ज़ाम में भी लिखना पड़ता है। तो लेखक का मानना है कि इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो। पत्र सिर्फ एक संचार का माध्यम ही नहीं है,
ये एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त एसएमएस तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखते हैं। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बनाए हुए हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतज़ार रहता है। गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेके आने वाले डाकिये को लोग देवता समझते हैं। अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि लेखक इस लेसन में, इस पाठ में हमें क्या बता रहे हैं कि पत्र की अहमियत क्या है। जैसे कि वो बोल रहे हैं, झोपड़पट्टी जो होती है, गरीब लोग जहाँ पे बस्ती करके रहते हैं, उनके यहाँ पर भी पत्र आते हैं। उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार उन्हें पत्र लिखते हैं। उनके यहाँ पे कोई मनी ऑर्डर लेकर आता है तो वो डाकिया जो मनी ऑर्डर लेके आने वाला है, उसको ये लोग देवता समझते हैं। तो इस प्रकार पत्र के बारे में, पत्र के विषय में हमें इस पाठ में लेखक ने बताया है। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, पत्रों की दुनिया भी अजीब और गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। तो देखिए, इस 4 लाइन में हमें जो हार्ड वर्ड दिया गया है वो है आधुनिकतम, यानी नए ज़माने का। आधुनिकतम यानी नए ज़माने का। तो देखिए, इधर हमें लेखक ने क्या बताया है कि पत्रों की दुनिया है तो बहुत अजीब गरीब। पहले ज़माने में कबूतर, घोड़े, अन्य चीज़ों का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। व्यक्तिगत या सरकारी बातें पहुंचाने का माध्यम या तो कबूतर या फिर घोड़े, हाथी थे। पर एक ज़माना आया जब डाकिये होने लगे, चिट्ठियाँ लिखी जाने लगी और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाने लगी। इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हम चिट्ठियों के द्वारा पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पर पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के नए साधन नहीं करते। व्हाट्सएप, मैसेजेस और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चिट्ठियाँ अपनी जगह है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस नहीं दे सकता है। यह बात बहुत ही सही कही है लेखक ने। आगे देखिए, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। देखिए, यहाँ पर आए हुए जो शब्दार्थ है, सिलसिला यानी चलन, विवाद यानी झगड़, दुनिया मतलब संसार, तमाम यानी बहुत, केंद्रित मतलब आधारी, और अनूठी यानी अलग। तो यहाँ पर लेखक हमें क्या बता रहे हैं कि पत्र एक नया चलन शुरू करता है और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम झगड़े और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होता है। हम देखते हैं कि राजनीति में क्या उथल पुथल हुई, उस पर भी पत्र लिखे गए हैं। हमारे साहित्य में किसी
किस तरह की उतार चढ़ाव आए, कला क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए, यह भी सब हम चिट्ठियों के द्वारा जान सकते हैं। तमाम तरह के विवाद, झगड़े और नई घटनाओं की जड़ जो है वो भी पत्र ही होता है। पत्रों के द्वारा ही हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है और संसार का बहुत साहित्य पत्रों पर ही आधारित है। दुनिया का बहुत सारा इतिहास पत्रों पर आधारित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अलग भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता किस तरह से विकसित में आई, इसके बारे में भी इन पत्रों में जानकारी दी गई है। आगे देखिए, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चाहे वह कोई भी देश हो, पत्र तो अपना अलग महत्व रखता है। हमारे देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ये तो आप सब लोग जानते हो। उनमें पत्रों को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि उर्दू में पत्र को खत बोला जाता है, कन्नड़ में कागज बोला जाता है और तमिल में कड़ित कहा जाता है। आगे देखिए, पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। अभी यहाँ पर जो शब्दार्थ आए हैं, सहज कर यानी संभाल कर, संदेह मतलब शक, डाउट, दायरा यानी सीमा, बाउंड्रीज, तलाशते मतलब ढूंढते, ठिकानों यानी जगह। देखिए तो यहाँ पे लेखक क्या बता रहे हैं कि पत्र यादों को संभाल कर रखते हैं। सहज कर रखना यानी संभाल कर रखना। पत्र में जो बात लिखी जाती है वो एक स्थायी रूप में हमारे सामने उपलब्ध होती है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। जैसे कि पत्र में लिखी गई बात एक बार लिखने से बाद में वो कभी भी मिटाई नहीं जा सकती, उसे कोई बदल नहीं सकता और उन्हें हम सहज कर मतलब संभाल कर रख सकते हैं और हम उस समय की यादों को ताज़ा भी कर सकते हैं। इस बात से सभी सहमत तो होंगे। सबका पत्र लिखने का अपना अपना अलग तरीका होता है, ये भी हम जानते हैं, और हर एक पत्र का अपना दायरा होता है यानी सीमा होती है। कुछ लोग खुलकर बात कहते हैं तो कुछ लोग अपनी बातों को छुपा कर बोलते हैं। दुनिया भर में हजारों करोड़ों पत्र हर रोज़ लिखे जाते हैं। अभी भी यह चलन है लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जब पत्र लिखे जाते थे उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, उसके सही पते पर पहुंचाने के लिए अभी भी लोगों को उनकी तलाश रहती है और उनका इंतज़ार रहता है। जैसे कि आज भी मैं खुद जब छोटा था, हम छोटे थे तब चिट्ठियाँ आया करती थी और हम डाकिये के पीछे दौड़ा करते थे कि डाकिया अंकल हमारी कोई चिट्ठी आई हो तो दे दीजिएगा। जैसे कि वो टाइम में जो इंटरेस्ट था या फिर जो एक्साइटमेंट रहती थी पत्र के लिए, वो अब नहीं रही, क्योंकि अब उतने पत्र कोई लिखता नहीं। लेकिन फिर भी लेखक कह रहे हैं कि अभी भी पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में जो होता था उतना अब नहीं हो रहा है। आगे देखिए, भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अभी भी पत्र लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे शब्दार्थ में आए हैं हमें साबित यानी सिद्ध करना, अहमियत यानी महत्व। तो यहाँ पे देखिए लेखक ने क्या कहा है कि भारत में हर रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है
जो सिद्ध करती है, जो प्रूफ करती है कि कितनी अहमियत पत्र की आज भी हमारे देश में है। पत्र आज की दुनिया में भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि पहले, लेकिन आज उसके लेखन में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है। अब लोग पत्र लिखना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके पास अब ऐसे साधन आ गए हैं जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट, ऐसे अलग अलग साधन आए हैं जिसका यूज़ करना, उपयोग करना इंसान को अब पत्र लिखने से बेहतर लगता है। सुविधापूर्वक मैसेज पहुंचाकर अपनी बात दूसरे से कहना, ये अभी इंटरनेट और मोबाइल से ज़्यादा इजी हो गया है, आसान हो गया है। इसलिए अभी चिट्ठी लिखना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इंटरनेट से या मोबाइल से भेजा गया जो भी संदेश है वो कम से कम समय में सामने वाले आदमी तक, इंसान तक पहुंच जाता है। चिट्ठी को देर लगती है, इसलिए कोई चिट्ठी डालना पसंद नहीं करता है। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। देखिए, हरकारे यानी दूत, मतलब जो पहले के ज़माने में होते थे, राजाओं के ज़माने में दूत होते थे। कोई संदेशा पहुंचाना है तो दूत के माध्यम से पहुंचाया जाता था। वो खुद, वो पर्सन जो है, दूत जो आदमी है, वो खुद उस जगह पहुंचकर वो संदेशा देता था। उसके बाद तेज़ घोड़े आए, तो यही यहाँ पर लेखक ने बताया। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में ही कहा था कि पहले ज़माने में राजा अपना संदेशा दूत के द्वारा भेजा करता था। उसके बाद तेज़ दौड़ने वाले घोड़े थे, उनका इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। उसके बाद पहिए आए, अर्थात साधनों में वृद्धि हुई, तो गाड़ी बनी, तो गाड़ी से जाता था संदेश, जैसे कि बस, रेलवे, इससे जाता था। तो जब हिंदुस्तान में रेलवे का विकास हुआ और तार से एक जगह से दूसरे जगह संदेश भेजना आसान हो गया, तो पहले बहुत ही संक्षेप में तार के द्वारा लोग मैसेज पहुंचाते थे। मतलब कम से कम वर्ड्स में, कम से कम शब्दों में अपना संदेश पहुंचाया जाता था। अभी इन सभी संचारों के साधनों में विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, रोज़ नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। संदेश पहुंचाने का सिलसिला बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रहा है। जैसे कि पत्र में हम चाहे जितना लिख सकते थे, लेकिन उसकी एक लिमिट थी, मर्यादाएं थी कि वो एक कागज़ भर गया तो उसके आगे हम कुछ नहीं लिख पाते थे। उसके बाद तार जब आया तो तार तो उससे छोटा था कि उसमें कम से कम शब्दों में अपना संदेश देना ज़रूरी होता था। लेकिन अब जो विकास हुआ है, विकसित जो संदेश यानी संचार के साधनों में विकास जो हुआ है, तो उसके द्वारा अभी हम चाहे जितना पत्र बड़ा बना सकते हैं और भेज भी सकते हैं, वो भी कम से कम समय में और बहुत आसानी से। आगे देखिए, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। देखिए, यहाँ शब्दार्थ आए, शताब्दी यानी 100 वर्ष, प्रयास यानी कोशिश, संस्कृति यानी परंपरा, विकसित यानी बढ़ावा, पाठ्यक्रमों में यानी सिलेबस जो है हमारा। तो देखिए, पिछले 100 वर्षों में लेखक कह रहे हैं कि पत्र लेखन एक कला का रूप ले चुकी है।
आजकल पत्र लेखन की कला सीखी जाती है। पत्र लेखन की कला को सुधारने के लिए कुछ खास तरह से प्रयास यानी कोशिश की जा रही है। पत्र लेखन की परंपरा जो है, मतलब ये जो परंपरा है पुराने ज़माने से चली आ रही है, पत्र लेखन पूरी तरह से बंद ना हो, इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए अभी स्कूल में, पाठशाला में क्या होता है, हमारे सिलेबस में पत्र शामिल किया गया है। जैसे कि बच्चों को पत्र कैसे लिखना है यह सिखाया जाता है, उनको ये कला अवगत हो इसलिए, या उस पत्र लिखने की कला में वो निपुण हो, इसलिए स्कूल में भी, पाठशाला में भी पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो जैसे कि आपको भी सबको पता है, हमें हमारी जो एग्ज़ाम्स होती है, परीक्षाएं होती है, उसमें हमें पत्र लिखने के लिए एक प्रश्न आता है जिस पे हमें पत्र लिखना पड़ता है। यानी अब पत्र जो है वो एक कला के रूप में पाया जाता है। पत्र लिखना एक कला हो चुकी है और ये कला सबको आनी चाहिए, इसलिए स्कूल के, हमारे पाठशाला के सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। आगे देखिए, भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया है। सिलसिला यानी क्रम। देखिए, भारत में ही नहीं तो पूरी दुनिया में, यानी पूरे देश, पूरी दुनिया के देशों में पत्र लेखन एक मुकाबले होते हैं, यानी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जो बेहतरीन करते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, मतलब जो अच्छा पत्र लिखता है उसे प्राइज़ मिलता है, पुरस्कार मिलता है। विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं। जो पूरी दुनिया की डाक संस्था है वो भी इस बात पर ध्यान देती है कि पत्र लेखन के विकास में ज़्यादातर प्रयास किए जाए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम जो बच्चे हैं, 16 वर्ष की आयु से कम बच्चे जो है उनमें प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं और ऐसे कॉम्पिटिशन्स आयोजित करने का सिलसिला 1972 यानी 1972 से शुरू किया गया है। सर्वप्रथम शुरुआत 1972 में हुई थी। उसके बाद से लेकर आज तक हर वर्ष यह प्रतियोगिता, यह कंपटीशन लिया जाता है। आगे देखिए, यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ ही रही है। देखिए, आवाजाही यानी आना जाना, देहाती यानी गांव। देखिए यहाँ पे शब्दार्थ में क्या आया है, आवाजाही मतलब आना जाना और देहाती यानी गांव। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं लेखक कि आज भी गांव में चिट्ठियाँ जो है वो आती जाती है, मतलब या आज भी गाँवों में चिट्ठियाँ आ रही है, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, उनके पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फ़ोन उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, उतनी सुविधाएं उनके पास नहीं है, इसलिए वहाँ पर चिट्ठियों का सिलसिला आज भी जारी है। आजकल हम देखते हैं कि फैक्स आ गए हैं जो कि तुरंत एक जगह से दूसरे जगह डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र तुरंत भेज देता है।
ईमेल के द्वारा हम पूरी दुनिया में संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन एक बहुत ही अच्छा साधन है जो आजकल सबके पास उपलब्ध है। इन सब ने चिट्ठियों की तेज़ी रोक दी है, पर व्यापारिक जो डाक की संख्या है वो बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि बिजनेस जो लोग करते हैं वहाँ पे चिट्ठियों से ही आज भी काम चलते आ रहे हैं। चिट्ठियों के माध्यम से ही लेन देन के काम होते हैं, इसलिए चिट्ठियाँ ही वहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, जैसे जो इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, कंपनियां बढ़ रही है, उसी तरह व्यापारिक डाक की संख्या भी बढ़ते जा रही है। हाँ, ये बात सच है कि जो पर्सनल लेटर्स जो है, जैसे कि घर वालों को लिखे जाते थे पहले, वो अब कम हो चुके हैं, लेकिन व्यापारिक जो है वो संख्या बढ़ते ही जा रही है। आगे देखिए, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। तो देखिए यहाँ पे शब्दार्थ आया है, तह यानी गहराई, बारीकी यानी सूक्ष्मता, बेसब्री यानी अधीरता। यहाँ पे लेखक लिखते हैं कि आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को पत्र नहीं लिखा होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कि जिसने अपनी ज़िंदगी में किसी को पत्र ना लिखा हो या फिर पत्र का इंतज़ार ना किया हो। पत्रों का इंतज़ार बहुत ही बेचैनी से आज भी जारी है। आगे देखिए, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर वह अब बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। यहाँ पे शब्दार्थ आए हैं, उत्सुकता यानी अधीरता, इंतज़ार यानी प्रतीक्षा, मिसाल माने उदाहरण, परिवहन यानी यातायात। देखिए यहाँ पे लेखक क्या बता रहे हैं कि जैसे कि आज भी सैनिक जो है, बॉर्डर पे जो सोल्जर्स है, तो ये इतने सालों तक हमारे देश की सीमा पर मौजूद रहते हैं और अपने घर वालों से क्या करते हैं, पत्रों से ही संदेश पहुंचाते हैं, या फिर उनके घर वाले भी उन्हें पत्रों से ही संदेश पहुंचाते हैं। तो आज भी उनको अपने घर से आने वाले पत्रों का इंतज़ार रहता है। यह एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है और मिसाल भी है कि उन्हें कितनी बेचैनी से रिश्तेदारों, घर वालों के पत्रों का इंतज़ार रहता है। एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते थे, क्योंकि पत्रों को पहुंचने में ही इतना समय लग जाता था कि उन्हें महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। पर अब वो बात नहीं रही। अब तो यह तेज़ गति से होने लगा है। 1 मिनट के अंदर दूसरे सामने वाले इंसान तक हमारा मैसेज हम मोबाइल से, इंटरनेट से पहुंचा सकते हैं। यातायात के साधनों में भी तो बहुत बड़ा विकास हुआ है, दूरी घटा दी है। जैसे कि पहले किसी जगह से किसी दूसरी जगह पहुंचना है तो घंटों लग जाते थे, लेकिन अभी हमारे देश में रास्ते इतने अच्छे हो चुके हैं, आने जाने की सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई है कि बहुत कम समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। एक ज़माना था कि जब 300-400 किलोमीटर का जो 300-400 किलोमीटर का भी सफ़र जो रहता था उसके लिए 12 से 15 घंटे लग जाते थे। वही सफ़र आज के इस आधुनिक विकास के वजह से, इस सब जो कुछ भी विकास हो रहा है दुनिया में, उसकी वजह से वो सफ़र आज 5 से 6 घंटे के अंदर
तय किया जाता है, जो कि कुछ सालों पहले यही सफ़र तय करने के लिए 15 से 20 घंटे भी लग जाया करते थे। अब तो यातायात के साधनों के वजह से पत्र एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचते हैं। तो ये पत्र भी हम किसी गाड़ी के माध्यम से, बस या ट्रेन के माध्यम से भी पहुंचाना चाहे तो वो भी एक दिन के अंदर हमारे गांव तक पहुंच जाते हैं। तो पहले जैसी अब बात रही नहीं। पहले पत्र एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए महीना लग जाता था, और लेकिन पत्र वहाँ से आने वाला है ये अगर हमारे मन में तो होता था पहले से ही कि पत्र तो भेजेंगे गांव से कोई तो हम महीनों तक उन पत्रों का इंतज़ार ज़रूर किया करते थे। आगे देखिए, पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। यहाँ पे देखिए शब्दार्थ में आया है इकलौता यानी अकेला, विकसित यानी बढ़े, पुरखों यानी पूर्वजों, संजोकर यानी संभालकर, विरासत यानी धरोहर, उद्यमी यानी व्यापारी, अनुसंधान यानी खोज। तो यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि पहले लोगों के लिए संचार का एकमात्र साधन चिट्ठी ही था, लेकिन आज अनेक तरह के साधन हमारे पास उपलब्ध है, जैसे कि मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर। इनके द्वारा हम संदेश एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक समय था जब चिट्ठी ही एकमात्र साधन था। आज ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल कर धरोहर के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, व्यापारी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इन सब की पत्र रचनाएं अपने आप में एक खोज का विषय है। इन सब में से किसी एक के द्वारा लिखे गए पत्रों को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि वह ज़माना कैसा था और उस समय में किस तरह के कार्य हुआ करते थे। आगे देखिए, अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। देखिए क्या बताए, अगर उस समय ऐसा ज़माना होता, इतने सारे अगर साधन उपलब्ध होते, तो शायद पंडित नेहरू जी ने अपनी पुत्री को पत्र न लिखा होता, वो उन्हें फ़ोन करते। पंडित नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे पत्र पुस्तक के रूप में सहज कर रखे गए हैं, जिन्हें आज भी पाठक पढ़कर एक प्रेरणा पाते हैं। उस समय के युवा लोग किस तरह की देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी ये पत्र उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। सही बात है, अगर उस समय के ये जो पत्र हमें आज न मिलते तो उस समय की सब जानकारी या फिर उस समय के लोगों के दिल में जो जोश था स्वतंत्रता के बारे में, वो हम नहीं जान पाते थे, क्योंकि उनके जो संदेश एक दूसरे तक पहुंचते, वो फ़ोन से अगर पहुंचते तो उसका हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं होता, और वो हम कभी भी जान नहीं सकते थे कि उन्होंने किस तरह से ये सब बातें की होंगी और किस तरह उन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता के लिए काम किया होगा। तो इन पत्रों के वजह से आज हमें उस ज़माने की बातें बहुत अच्छे से, सहजता से समझ में आ रही है। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं,
पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। सहज कर, संभाल कर। तमाम यानी सभी, हस्तियों यानी नामी लोग। तो यहाँ पर लेखक क्या लिखते हैं कि इतनी स्पीड से मैसेजेस हमारे पास आते हैं, उनमें से कितने को सहज कर रखना मुमकिन है? सही बात है, हम कितने आए हुए मैसेजेस सहज कर, संभाल कर रखते हैं। सभी प्रसिद्ध लोगों की तो सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। जैसे कि अगर हमारा संदेश एक दूसरे तक लिखित स्वरूप में अगर जाता है तो उसे हम चाहे जितना समय तक संभाल कर रख भी सकते हैं। लेकिन ये एसएमएस जो है वो हम ज़्यादा देर तक यानी ज़्यादा समय तक संभाल कर नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा जो ये मोबाइल फ़ोन है ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, सहज कर, संभाल कर रखने की उसकी एक क्षमता होती है। उसके आगे अगर जाते हैं तो हम खुद ही हमारे फ़ोन में से कोई जो संदेश हमें नहीं चाहिए या फिर जिसकी ज़रूरत नहीं है वो संदेश हम डिलीट करना शुरू कर देते हैं, मिटाना शुरू कर देते हैं। यानी इसका एक मोबाइल फ़ोन के संदेशों का, एसएमएस का एक क्या है, मर्यादा है। उसे हम ज़्यादा देर तक संभाल कर नहीं रख सकते हैं, जो कि हम पत्र चाहे जितने सालों तक हमारे पास संभाल कर रख सकते हैं। आगे देखिए, भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। पैमाना यानी मापदंड। तो यहाँ पर क्या लिखा है लेखक ने कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो है उनकी चिट्ठियों को आज भी युवा जन क्या करते हैं, पढ़ना चाहते हैं। जब हम पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय हमारे देश में कैसे हालात थे, कैसा समय था और कैसा चलन था, समाज किस दशा में था, यह सब जानने और समझने का मौका हमें इन पत्रों से मिलता है। आगे देखिए, भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है कि संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। यहाँ पे साबित यानी सिद्ध करना और जमीनी यानी वास्तविक। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि इन पत्रों ने ये साबित किया है कि युद्ध हुआ था 200 सालों तक। अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया था और उसके खिलाफ हमारे भारतीय सैनिक जो थे और भारतीय नेता जो थे उन्होंने युद्ध छेड़ा, और उसकी कितनी ज़मीनी मजबूत थी, मतलब उसकी वास्तविकता कितनी मजबूत थी, इन पत्रों के माध्यम से हमें समझ में आता है। इन पत्रों के द्वारा सही जान पाए हैं कि उस समय में जो संग्राम छिड़ा था, जो युद्ध छिड़ा था, उसकी वास्तविक भूमिका क्या हो सकती है। यानी पत्र में जो लिखावट है उन शब्दों से हमें वो जो समय था वो हमारे आँखों के सामने तैयार हो जाता है, आँखों के सामने फटाफट वो आने लगता है। आगे देखिए, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। यहाँ पे शब्दार्थ आया है केवल यानी सिर्फ, दिग्गज यानी महान। तो यहाँ पे लेखक हमें बताते हैं कि महात्मा गांधी
जी जो है उन उनको पूरे देश में से, पूरे दुनिया में से भी उनको पत्र आते, देश से तो आते ही थे लेकिन पूरी दुनिया में से उन्हें पत्र आते थे। और उनका पता क्या लिखा रहता था? सिर्फ महात्मा गांधी, इंडिया, इतना सिर्फ लिखा रहता था। लेकिन सिर्फ इतने से पते के ऊपर महात्मा गांधी जी जहाँ कहीं पर भी है उधर तक ये पत्र पहुँच जाता था। आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के अलावा जो भी और महान हस्तियां थी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके भी पत्र सिर्फ उनके नाम से ही आया करते थे, उनके पत्र पर दूसरा कोई पता नहीं रहता था। फिर भी उस महात्मा गांधी जी और जैसे कि और वो अन्य जो हस्तियां थी उनके घर तक या फिर वो जहाँ कहाँ भी है वहाँ तक ये पत्र पहुँच जाते थे। गांधी जी के अलावा उनके साथ जुड़े हुए आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे महान हस्तियों ने हिस्सा लिया था। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उनके नाम पत्र के ऊपर सिर्फ होते थे और उनके पास पत्र पहुंच जाया करते थे। आगे देखिए, गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। तो यहाँ पे शब्दार्थ आया है जोड़ यानी बराबरी, जवाब यानी उत्तर। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग गांधी जी को देश विदेश से पत्र लिखते थे, पर पत्रों का जवाब देना गांधी जी क्या करते थे? ज़्यादा महत्व उसे देते थे। जैसे ही उनको पत्र मिला, पढ़ा, वो तुरंत उस पत्र का जवाब देते थे। गांधी जी का इस काम में गांधी जी की कोई बराबरी नहीं कर सकता था, क्योंकि वे जितने जल्दी उस पत्र का जवाब देते थे उतना जल्दी जवाब दूसरा कोई नहीं देता था। आगे देखिए, अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब वे देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया है कि जब गांधी जी अपने आए हुए पत्रों को उत्तर के स्वरूप में, जवाब के स्वरूप में पत्र लिखा करते थे, तो उनको इतने पत्र आते थे तो उनको उत्तर देते देते उनका हाथ दुख जाता था, दर्द करने लगता था। उनका दाहिना हाथ दर्द करने जब लगता था तो वे क्या करते थे? अपने बाएं हाथ से पत्र लिखने में जुट जाते थे, लेकिन वो किसी और को उस पत्र का उत्तर लिखने नहीं कहते थे। वो ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम खुद ही पत्र का उत्तर लिखना सही समझते थे। तो आगे बताया है क्या कि जैसे गांधी जी वैसे ही अलग नायक जो थे, जो अलग नेता थे, उनके पत्र भी गांव-गांव में मिल जाते थे। आजकल भी जो पुराने लोग बचे हुए हैं, हमें उनके द्वारा लिखे गए पत्र उनके पास गांव-गांव में मिल भी जाते हैं। आगे देखिए, पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र के से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। यहाँ पे एक शब्दार्थ आए हैं हमें, प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र। लेखक यहाँ पे लिखते हैं कि पत्र भेजने वाला लोग क्या करता है? उन पत्रों को प्रशंसा पत्र के योग्य समझकर फ्रेम बनाकर, फोटो फ्रेम बनाकर भी किसी लोगों ने अपने घर में लगाया है। जैसे कि उस ज़माने में अगर किसी
को गांधी जी या फिर दूसरे किसी नेता का पत्र मिला तो उन्होंने वो पत्र क्या किया है, सहेज कर रखा है, संभाल कर रखा है, यहाँ तक कि फोटो फ्रेम बनाकर अपने ड्राइंग रूम में लगाकर रख दिया है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारी फिल्में हैं जो पत्रों पर ही आधारित कहानी पर लिखी गई है। आगे देखिए, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। अभी दस्तावेज यानी प्रमाण पत्र, महान लोगों के द्वारा लिखे गए जो पत्र है जिन्हें सहेज कर रखा गया है, किसी प्रमाण पत्र से ये कम नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने उनके द्वारा लिखे गए जो पत्र है 200 पत्र जो हरिवंश राय बच्चन जी के नाम लिखे गए, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्र, इन दोनों के पत्रों को एकत्र करके हमको लिखियो है कहानी में संकलित किया गया है, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई अन्य महान लोग भी हैं जिनके द्वारा लिखे पत्र पुस्तक भी आपको मिल जाएंगे, जिन्हें पढ़कर आप उस समय के पत्रों के बारे में जान सकते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते हैं तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। यहाँ पे शब्दार्थ आया है प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाला, मुस्तैद यानी तत्पर। तो लेखक कह रहे हैं कि कहा जाता है प्रेमचंद जी जो है लेखक है, साहित्यकार है, उनके बहुत जाने माने लेखक ये जो है इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं अनोखी है। हमें भी पाठ्य पुस्तक में हर साल हर जो कक्षा है उसमें एक तो हमें प्रेमचंद जी की रचना पढ़ने को रहती ही है। आप देख सकते हो आपके पाठ्य पुस्तक में भी पूरे सिलेबस में एक तो ऐसा पाठ या कविता होंगी जो प्रेमचंद जी ने लिखी हुई होगी। उन्होंने आने वाले नए लेखकों को भी प्रेरणा दी है। जब भी उनके पास पत्र पहुंचता था तो उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आगे देखिए, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से सन 1941 के बीच के पत्रचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यहाँ पे शब्दार्थ है जमा करना मतलब संग्रह है, प्रकाशित यानी छापना, तथ्यों यानी हकीकत, मनोदशा मतलब मन की दशा, लेखा जोखा यानी हिसाब किताब। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है उनके द्वारा 1915 से लेकर 1941 के बीच में जो लिखे गए पत्र है उनको छापा गया, जिसमें बहुत सी हकीकत को जागरूक किया गया है और उनकी मन की दशा का हिसाब किताब भी इसमें मिल जाएगा। जब भी हम इन पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय की हकीकत को हम जान सकते हैं। आगे देखिए, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल डाक विभाग यानी वे पत्र जो अनौपचारिक होते हैं उनका विभाग। अनौपचारिक मतलब जो घर के लिए लिखे जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। भारत में देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि भारत में पत्रों की
लिखे जाने की और उनके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की परंपरा जो है वो बहुत पुरानी है। इसका असली विकास आज़ादी के समय के बाद हुआ और तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ वो गुडविल डाक विभाग, जिसका अर्थ अनौपचारिक होता है, मतलब उनका विभाग अर्थात एक दूसरे को लिखे गए पत्र जो व्यवहारिक नहीं होते हैं, घरेलू होते हैं। देखिए, इसकी एक खास वजह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बराबर है। उन्नत यानी बढ़ते। देखिए, लेखक क्या कह रहे हैं कि पत्र लेखन की जो कला है और पत्र एक दूसरे को भेजना लोगों को क्या करता है, जोड़ के रखता है। आज के समय में भी चिट्ठी पत्रों ने अपनी महत्वता को खोया नहीं है, अपनी हैसियत को बरकरार रखा है। आज भी लोगों को चिट्ठियों पत्रों का इंतज़ार रहता है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जो रहे पहाड़ों के लोग हो, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरों हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सब बेसब्री से इंतज़ार होता है। आलीशान यानी शानदार, दुर्गम यानी कठिन रास्ते, ढानियों मतलब कच्चे मकान की बस्ती और बेसब्री यानी अधीरता। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि आज भी अलग अलग स्थानों के लोग जो है, कठिन रास्ते में रहने वाले लोग हो, पहाड़ों में रहने वाले, रेगिस्तान, बर्फ़ और जंगल में रहने वाले लोग हो, चिट्ठियाँ और पत्रों का इंतज़ार बेसब्री से आज भी करते हैं। चाहे शहरी इलाकों में शानदार हवेलियाँ हो या फिर झोपड़ियों में रहने वाले लोग हो, गांव में रहने वाले हो या बर्फ़ में रहने वाले हो, पहाड़ी में हो या फिर कहीं पे भी रहने वाले लोग हो, आज भी वे बेसब्री से पत्र का इंतज़ार करते हुए हमें नज़र आते हैं। आगे देखिए, दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेके पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अर्थव्यवस्था यानी घर चलाने का जरिया। तो जैसे कि हम जानते हैं, गांव में लाखों गरीब लोग रहते हैं जिनके चूल्हे कैसे जलते हैं, मनी ऑर्डर द्वारा आए पैसों से। जैसे कि उनके घर का कोई सदस्य शहर में काम करता है, घर में कमाने वाले दूसरे जो लोग हैं दूर शहर में जाके काम करते हैं और वहाँ से कमाया हुआ पैसा अपने गांव, अपने घर में अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों को मनी ऑर्डर के रूप में भेजा करते हैं। गाँव में या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर जो भी डाकिया आता है उसे वो गांव के गरीब लोग देवदूत समझते हैं, क्योंकि वो जो लेकर आता है उससे उनका घर चलता है, उससे उनका चूल्हा जलता है, उसकी पूजा की जाती है। जैसे वह दरवाजे पर आ गया मानो ईश्वर आ गया हो, ऐसे उन गांव के गरीब लोगों को प्रतीत होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुत आयामी भूमिका नज़र आ रही है। आयामी यानी हर तरफ। तो क्या कहा है यहाँ पे लेखक ने, किसी को खत पहुँचाना होता है तो किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे पहुँचाने होते हैं। इन सब सुविधाओं के लिए लोग कहाँ जाते हैं? डाकघर जाते हैं। आप जहाँ देखें, हर मोहल्ले में, हर गांव में, गली में, शहरों में आपको डाक खाना दिखाई देगा और वहाँ पे हर समय भीड़ दिखाई देती है। आप कभी भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको भीड़
दिखाई देती है। तो इस प्रकार आपको पत्रों का महत्व जो है वो इस पाठ में समझ में आया होगा। पाठ ज़रा सा बड़ा है तो ये वीडियो ज़रा सी बड़ी बनी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको अच्छे से ये पाठ को सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। आपको इस पाठ में कोई भी शंका नहीं रहेगी, क्योंकि इतने अच्छे से आपको पत्र का महत्व इस पाठ में समझाया गया है। आप अच्छे से पाठ पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।